दोस्तों, पंजाब राज्य में शांति की लहर चल रही है क्योंकि एक बार फिर से खालिस्तान मूवमेंट चर्चा का विषय बन चुका है और इसकी चर्चा पंजाब में अमृतपाल कर रहा है। कौन है ये अमृतपाल और क्यों लोग इसको भिंडरावाले 2.0 कह रहे हैं? So who is this Amritpal Singh? अमृतपाल सिंह ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਮ ਹੈ अमृतपाल सिंह खालिस्तान समर्थक संगठन वारिसे पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह। इससे पहले हम इसकी बायोग्राफी को समझे, मेरे मन में और शायद आपके मन में भी कई सारे सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर क्या है खालिस्तान मूवमेंट, क्यों भिंडरावाले को खालिस्तान मूवमेंट का मुख्य पहलू कहा जाता है, और सबसे अहम सवाल, क्या एक्चुअली में खालिस्तान पॉसिबल है, और अगर है तो भारत में इसका क्या असर पड़ेगा। तो चलिए इन सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि कोई भी जानकारी आपसे छूट ना जाए। अमृतपाल सिंह देश भर में उसकी चर्चा हो रही है। ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू हो गया था और उसके साथ वो निकालने की कोशिश में लगी। पंजाब की असली स्थिति क्या है? स्थिति तो गंभीर है। सबसे पहले बात करते हैं कि खालिस्तान का क्या मतलब है। खालिस्तान यानी खालसाओं के लिए अलग राष्ट्र। इसकी मांग आजादी से ही उठने लगी थी, लेकिन इसने जोर तब पकड़ा जब इसके लीडर बने जरनैल सिंह भिंडरावाले। उनके जाने के बाद इस मूवमेंट का शोर काफी हद तक कम हो गया था, लेकिन आज फिर से इस मूवमेंट ने भयानक रूप ले लिया है। तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि खालिस्तान मूवमेंट क्या है और क्या है खालसा का असली मतलब। दोस्तों, खालसा की स्थापना सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने सन 1699 में बैसाखी के दिन की थी। खालसा का अर्थ होता है प्योर यानी शुद्ध। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा को एक योद्धा के रूप में स्थापित किया था, जिसका मकसद किसी भी तरह के धार्मिक अत्याचारों और निर्दोष लोगों की हिफाजत करना था। इसके बाद से ही सिखों में एक नए कल्चर की शुरुआत हुई और यहीं से वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह नारा सिख धर्म का एक खास हिस्सा बन गया। वैसे तो खालसा की शुरुआत तो नेक मकसद से की गई थी, लेकिन वक्त के साथ साथ इस विचार के उद्देश्य बदलते गए और इस पर राजनीति हावी हो गई। लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे? तो इसके लिए हम चलते हैं सन 1920 में, जब भारत अंग्रेजों से आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था और इसी दौरान एक आंदोलन की शुरुआत हुई जिसका नाम था गुरुद्वारा सुधार आंदोलन। इसका मकसद था भारत की गुरुद्वारों को उदासी सिख महंतों से मुक्त कराना, जिन्हें उस समय अकाली हिंदू महंत मानते थे। हालांकि उदासी सिख संप्रदाय की स्थापना खुद गुरु नानक देव जी के बड़े बेटे श्री चंद ने की थी। आपको यह बता दें कि इस आंदोलन के बीच संघर्ष के दौरान 30,000 से ज्यादा सिखों को जेलों में डाल दिया गया। 400 सिख मारे गए और लगभग 2,000 सिख घायल भी हुए थे। उसी दौरान 1920 में 10,000 सिखों की एक बैठक हुई, जिसमें शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को बनाया गया, जिससे भारत के सभी गुरुद्वारे इस कमेटी के अंडर आ गए और आज भी भारत के गुरुद्वारों की देखरेख इसी कमेटी द्वारा किया जाता है। ये आंदोलन 5 वर्षों तक चला और उस समय के सैकड़ों गुरुद्वारे, जिनमें अमृतसर के गोल्डन टेम्पल और पाकिस्तान के ननकाना साहिब गुरुद्वारे का नियंत्रण उदासी सिख महंतों से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पास चला गया और सन 1925 तक आते आते अंग्रेजों ने संघर्ष कर रहे सिखों की ज्यादातर मांगे मान ली थी, जिसके बाद यह आंदोलन खत्म हो गया। हालांकि इस आंदोलन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जब यह संघर्ष चल रहा था तब सिख 3 गुटों में बंट चुके थे। पहले वो थे जो सिर्फ गुरुद्वारों को उदासी सिख महंतों से मुक्त कराना चाहते थे। दूसरे लोग वो थे जो इस आंदोलन के खत्म होने के बाद भी भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। और तीसरे लोग वो थे जो सिख धर्म को राजनीति का केंद्र बनाने लगे और इन्हीं लोगों ने सिखों को हिंदुओं और मुसलमानों से अलग दिखाने का प्रयास शुरू किया और यहीं से अलग सिख देश की मांग ने जन्म लिया, जिसका नाम था सिखिस्तान। लेकिन सिखों ने अलग देश की मांग क्यों की? इसके पीछे 2 बड़ी वजह थी। पहली ये कि इंडिया में हिंदू ज्यादातर मेजॉरिटी में थे और साथ ही सिखों से ज्यादा पावरफुल थे, और दूसरी ये कि सिखों की गवर्नमेंट जॉब और देश की पॉलिटिक्स में बहुत कम योगदान था। फिर आए सन 1929, जब कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू ने पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग रखी। लेकिन कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के दौरान 3 तरह के गुटों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। पहला गुट मोहम्मद अली जिन्ना का था,
जो मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग कर रहे थे। दूसरा गुट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का था, जो दलितों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। और तीसरा गुट मास्टर ताराचंद का था, जो ये कह रहे थे कि अगर भारत में मुसलमानों के लिए अलग से सीटें रिजर्व होती हैं, तो सिखों के लिए भी अलग से सीटें रिजर्व होनी चाहिए। अब आप यह सोच रहे होंगे कि ये कौन है, तो हाँ, मास्टर ताराचंद उसी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य थे, जिसे गुरुद्वारों को मुक्त कराने के लिए बनाया गया था। और आपको यह बता दें कि मास्टर ताराचंद ने ही सिखों के लिए अलग राष्ट्र की मांग की थी। फिर आया सन 1947, जब भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली, और इस आज़ादी के बाद भारत का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान अलग देश बन गया। इसी वजह से पंजाब भी दो हिस्सों में बट गया, जिससे एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के पास गया और दूसरा हिस्सा भारत में रहा। इसके बाद अकाली दल ने सिखों के लिए अलग प्रदेश की मांग तेज कर दी। इसी मांग को लेकर सन 1947 में पंजाबी सूबा आंदोलन की शुरुआत हुई, और इस आंदोलन को लड़ रहे थे सिखों के नेता फतेह सिंह, जो कि भाषा के आधार पर एक अलग राज्य की मांग कर रहे थे, ताकि सिखों की पहचान को रिजर्व रखा जा सके। सिखों के लिए अलग राज्य की मांग को लेकर 19 साल तक आंदोलन चलता रहा, और आखिरकार सन 1966 में इंदिरा गांधी की सरकार ने इस मांग को मान लिया। इंदिरा गांधी की सरकार में पंजाब को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। सिखों के लिए पंजाब, हिंदी बोलने वालों के लिए हरियाणा, और तीसरा हिस्सा बना चंडीगढ़, जिसे उस समय चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा दोनों की ही राजधानी बनाया गया, जिसको लेकर सिख संप्रदाय के लोग काफी नाराज हुए, और ये नाराजगी आज भी कायम है। और आज भी राजधानी को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच विवाद चल रहा है। खैर, फिर आया सन 1973, जब अकाली दल ने आनंदपुर साहिब प्रस्ताव को पास किया, जिसमें पंजाब को ज्यादा अधिकार देने के कुछ सुझाव रखे गए। इस प्रस्ताव में कहा गया कि केंद्र सरकार का सिर्फ डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और करेंसी पर ही अधिकार होना चाहिए, बाकी सभी मामलों पर राज्य सरकार का अधिकार हो। अब अगर हम इस प्रस्ताव को देखें, तो इस प्रस्ताव में सिर्फ पंजाब को ज्यादा अधिकार देने की बात कही गई है, ना कि अलग देश की। लेकिन इसमें कुछ बातें ऐसी भी थी जिन्हें पूरा करना इंदिरा गांधी सरकार तो क्या, किसी भी सरकार के लिए मुमकिन था ही नहीं, और इसीलिए इन मुद्दों को धार्मिक रूप दिया जाने लगा। खैर, फिर आया साल 1970, जब पंजाब में अकालियों की सरकार बनती है, और उसके अगले ही साल 13 अप्रैल 1978 को अकाली कार्यकर्ताओं और निरंकारियों के बीच एक हिंसक झड़प शुरू हुई। इस झड़प में 13 अकाली कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। दोस्तों, आपको यह बता दें कि अकाली सिख निरंकारियों को सिख नहीं मानते थे। इस हमले को लीड कर रहा था जरनैल सिंह भिंडरावाले, जो कि एक सिख ऑर्गेनाइजेशन दमदमी टकसाल का चीफ था। भिंडरावाला इस कांड के बाद बहुत तेजी से आगे बढ़ा। भिंडरावाले ने पंजाब और सिखों की मांग को लेकर कड़ा रवैया अपनाया। वो जगह जगह भड़काऊ भाषण देने लगा, और अपनी धार्मिक बातों की जोर पर वो सिखों के एक बड़े ग्रुप में तेजी से फेमस होने लगा। 80 के दशक की शुरुआत में पंजाब में हिंसक घटनाएं बढ़ने लगी। सन 1981 में पंजाब केसरी के संस्थापक लाला जगत नारायण की हत्या की गई। इस हत्याकांड का जिम्मेदार भिंडरावाले को ठहराया गया, क्योंकि भिंडरावाला लाला जगत नारायण को असली सिख नहीं मानता था, और इसीलिए भिंडरावाले के खिलाफ पर्याप्त सबूत न होने के कारण उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। उसी दौरान सन 1982 में भिंडरावाले ने गोल्डन टेम्पल को अपना घर बना लिया, और कुछ महीनों बाद ही भिंडरावाले ने सिख धर्म के सर्वोच्च संस्था अकाल तख्त से अपने विचार रखने शुरू कर दिए। और अगले ही साल सन 1983 में पंजाब पुलिस की डीआईजी एसएस अटवाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई, और कुछ दिनों बाद ही पंजाब रोडवेज की बस में घुसे बंदूकधारियों ने कई हिंदुओं को मार दिया। इस कारण बढ़ती हिंसक घटनाओं के बीच इंदिरा गांधी ने पंजाब की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त कर दिया और राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। पंजाब में बढ़ते हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए भिंडरावाले को पकड़ना बहुत जरूरी था। इसके लिए इंदिरा गांधी सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया। इस ऑपरेशन के सैन्य कमांडर मेजर जनरल के.एस. बराड़ का कहना था कि कुछ ही दिनों में खालिस्तान की घोषणा होने जा रही थी, और उसे रोकने के लिए इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द अंजाम देना बहुत जरूरी था। सन 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार को शुरू किया गया, और 1 जून से ही सेना ने गोल्डन टेम्पल की घेराबंदी शुरू कर दी, और उसी दौरान पंजाब से आने जाने वाली रेलगाड़ियों को रोक दिया गया। बस सेवाएं बंद कर दी गई, फोन कनेक्शन काट दिए गए, और विदेशी मीडिया को राज्य से बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया गया।
यहाँ तक कि 3 जून 1984 को पंजाब में कर्फ्यू लगा और 4 जून की शाम से ही सेना ने गोलीबारी शुरू कर दी और 2 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद भिंडरावाले को मार दिया गया। आपको यह बता दें कि गोल्डन टेम्पल पर केंद्र सरकार की इस कार्रवाई का देश भर में विरोध हुआ। सिख समुदाय ने इसकी आलोचना की और कांग्रेस में भी फूट पड़ गई। इस कार्रवाई में आम लोगों की मौत के विरोध में कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत कांग्रेस की कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस ऑपरेशन में 83 सैनिक शहीद हुए और 249 घायल हुए थे और वहीं 493 आम नागरिक मारे गए और 86 लोग घायल भी हुए थे। उसी दौरान 1592 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। दोस्तों, भिंडरावाले की मौत के बाद देश की हालत बहुत बिगड़ गई थी। इसी गुस्से की वजह से इस ऑपरेशन के 4 महीने बाद ही 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उन्हीं के 2 सिख बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने कर दी थी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश भर में सिख विरोधी दंगे भड़क गए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अकेले दिल्ली में ही 2733 सिख मारे गए और वहीं देश भर में 3350 सिख मारे गए थे। ऐसा आरोप लगा था कि इन सिख विरोधी दंगों को कांग्रेस सरकार ने हवा दी थी। इसके बाद भिंडरावाले की मौत का बदला लेने के लिए 23 जून 1985 को कनाडा के मॉन्ट्रियल से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट को हवा में ही बम से उड़ा दिया गया। इसमें 329 यात्रियों और क्रू मेंबर की मौत हो गई। वहीं 10 अगस्त 1986 को ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड करने वाले पूर्व सेना प्रमुख जनरल AS वैद्य की पुणे में हत्या कर दी गई, जिसकी जिम्मेदारी खालिस्तानी कमांडो ने ली थी। और इसके बाद 31 अगस्त 1995 को सुसाइड बॉम्बर ने पंजाब के CM बेअंत सिंह की कार के सामने खुद को उड़ा लिया, जिसमें बेअंत सिंह की भी मौत हो गई। इसी तरह से सिखों का गुस्सा कुछ हद तक शांत हुआ और अलग देश की मांग काफी हद तक बंद हो गई थी। लेकिन विदेशों में खालिस्तान मूवमेंट उस वक्त भी जिंदा था और पाकिस्तान और कनाडा जैसे देशों से इंडिया में चिंगारी सुलगाने का काम किया जा रहा था। अब तक तो आप खालिस्तान मूवमेंट और भिंडरावाले के बारे में जान गए होंगे। अब हम बात करते हैं अमृतपाल के बारे में। दोस्तों, अमृतपाल एक अलगाववादी कट्टर खालिस्तानी समर्थक है। दोस्तों, अमृतपाल का जन्म 18 जनवरी 1993 को पंजाब के अमृतसर जिले के जल्लूपुर खेड़ा में हुआ था। 12वीं की पढ़ाई करने के बाद यह दुबई चला गया, जहां पर इन्होंने ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू किया। जब किसान आंदोलन शुरू हुआ तब उस समय यह दीप सिद्धू, जो कि वारिस पंजाब दे संगठन के हेड थे, उनके संपर्क में आए। दरअसल वारिस पंजाब दे एक सिख संगठन है जिसका मकसद पंजाब के अधिकारों की रक्षा करना और युवाओं को जागृत कर सिख धर्म के मार्ग पर लाना था। इस संगठन की स्थापना पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू ने 30 सितंबर 1931 में किसान आंदोलन के दौरान की थी। आपको यह बता दें कि दीप सिद्धू की कार दुर्घटना में मृत्यु के बाद वारिस पंजाब दे संगठन का हेड अमृतपाल को बना दिया गया। उनके समर्थकों का दावा है कि दीप सिद्धू अमृतपाल के करीबी थे, इसीलिए वह वारिस पंजाब दे के हेड बनने के सबसे योग्य थे। खालिस्तानी समर्थक होने के वजह से अमृतपाल सिंह को भिंडरावाला 2.0 भी कहा जा रहा है, क्योंकि अमृतपाल भी भिंडरावाले की ही तरह नीली पगड़ी और हथियारों से लैस समर्थकों के साथ चलता है। इसका एक कारण यह भी है कि पिछले ही साल 19 सितंबर को मोका जिले के रोडे गांव में वारिस पंजाब डे की फर्स्ट एनिवर्सरी पर एक कार्यक्रम किया गया था, जो कि दरअसल भिंडरावाले का गांव था। अमृतपाल भी भिंडरावाले की ही तरह हिंदुओं से नफरत करता है और जैसे भिंडरावाला निरंकारियों पर अटैक कराता था, उसी तरह ये बंदा भी डेरा सच्चा सौदा और गुरमीत राम रहीम के खिलाफ नफरत फैलाता है। अमृतपाल सिंह ने हुण डेरे नूं चुनौती दित्ती है, डेरा सच्चा सौदा नूं, और गुरमीत राम रहीम वालों कीते ऐलान दा सीधा विरोध अमृतपाल ने कीता। आपको यह बता दें कि अमृतपाल की वजह से ही अजनाला कांड भी हुआ था। पिछले साल के नवंबर में इसने गोल्डन टेम्पल पर एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया, जहां पर बहुत बड़ा क्राउड इकट्ठा हुआ इसके लिए। अब ये सोचने की बात है कि एक ऐसा बंदा जिसको 6 महीने पहले कोई नहीं जानता था, वो अचानक से इंडिया आया और 1-2 महीने के अंदर अंदर इसकी इतनी बड़ी फॉलोइंग कैसे हो गई। अगर आप दिमाग लगाए तो आपको पता चलेगा कि ये कोई नेचुरल ग्रोथ तो है नहीं। तो ये साफ क्लियर होता है कि कुछ लोग प्लान करके इसको भिंडरावाले 2.0 बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ न्यूज चैनल का मानना है कि फिर से ISI जैसे ऑर्गेनाइजेशन है जो इस बंदे को सपोर्ट दे रहे हैं। Pakistan's Inter-Services Intelligence or ISI has provided weapons, explosives, training and IEDs
besides providing operational funds. And agencies claim that Amritpal has taken over this role on behalf of the ISI. The move is seen as a long-term strategy to destabilize Punjab yet again. Top intel sources also say that he went to Georgia before coming to India from Dubai. और अगर आप देखें तो शायद सेंस भी बनता है, क्योंकि अगर आप खालिस्तान का मैप देखें तो उसमें सिर्फ इंडिया का पंजाब आता है, पाकिस्तानी पंजाब नहीं आता है। महाराजा रणजीत सिंह जी की कैपिटल लाहौर जो पाकिस्तान में है वो नहीं आता है। गुरु नानक देव जी का बर्थ प्लेस जो कि पाकिस्तान में है वो नहीं आता है। क्या करे, चाहिए तो, लेकिन अब्बा नहीं मानेंगे। जोक सपाट, ये एक बहुत सीरियस मैटर है जिसको बहुत डेंजरस लोग सपोर्ट कर रहे हैं। पोटेंशियली पाकिस्तान ISI भी सपोर्ट कर रही है, जो भारत में फिर से एक बार 80 और 90 के दशक वाली सिचुएशन को क्रिएट कर सकता है। आप अगर शायद भूल गए हैं तो याद रखिए कि हजारों लोगों की जानें गई थी, कई हिंदू, कई सिख और कई पुलिस वाले मारे गए थे इस मिलिटेंसी में। पंजाब में शायद ही कोई फैमिली होगी जो इस विद्रोह से इफेक्ट नहीं हुई हो, तो इसीलिए इस पर जल्द से जल्द एक्शन लेना बहुत जरूरी है। ये देश की सिक्योरिटी की बात है। अब बात करते हैं सबसे अहम सवाल की, जो मैंने स्टार्टिंग में पूछा था कि क्या एक्चुअली में खालिस्तान पॉसिबल है, और अगर है तो भारत में इसका क्या असर पड़ेगा। तो जवाब है नहीं। ऐसा इसलिए, अगर हम प्रैक्टिकली भी देखें तो पंजाब की डिफेंस का पैसा सारा सेंटर से आता है। अगर हम इकोनॉमी देखें जिसका काफी बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर है, उसके लिए पानी सेंटर से आता है, बिजली सेंटर से आती है, सारे सब्सिडीज जो मिलते हैं वो भी सेंटर से आते हैं। पंजाब की जो जमीन है उस पे एक बहुत बड़ा पारिस्थितिक संकट आने वाला है अगले 20 सालों में। The natural resources completely destroyed. 30% of the soils are destroyed. Groundwater depletion you can see. The pesticide pollution. जिस दिन से सेंटर से सपोर्ट खत्म, उस दिन से एग्रीकल्चर खत्म। और मान लो एग्रीकल्चर अगर खत्म नहीं भी हुआ तो कौन खरीदेगा इनका अनाज? इंडिया बोलेगा ठीक है, आप अपना कहीं और बेचो, हम अपने देश में कहीं और उगवा लेंगे। तो अनाज कहाँ बेचोगे? पाकिस्तान में? उसके पास तो हगने के लिए पैसे नहीं है, और तुम्हारा अनाज कहाँ से खरीदेगा? तो कहीं बेच तो सकते नहीं, और अगर इम्पोर्ट भी करना चाहो तो कहाँ से करोगे? समुद्र तो है नहीं, लैंडलॉर्ड देश है। आप एजुकेशन को ही देख लो, पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब से बाहर है। बाकी इंडस्ट्रीज भी कैसे डेवलप करोगे? ना कुछ खास सर्विस सेक्टर है, ना कुछ खास टेक इंडस्ट्रीज है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी कमजोर है, और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है मोस्टली वो भी सेंटर का बनाया हुआ है। उसके ऊपर से अगर खालिस्तान बनता भी है तो 45% जो हिंदूज है वो स्टेट को छोड़ के चले जाएंगे, अपना सारा पैसा, सारा बिजनेस, सब कुछ लेके चले जाएंगे, और यहाँ जो खेतों में यूपी बिहार से मजदूर आकर काम करते हैं वो भी चले जाएंगे। तो खेती कौन करेगा? इन सब के बाद एक और बड़ा रीजन कि क्यों खालिस्तान पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यार सिख ही, चाहे वो जट सिख हो या नॉन जट सिख, कई सिख भी हैं जो खालिस्तान नहीं चाहते हैं। पक्कियां चलाउण ते आ टंट बल्लेया, नकली ना करदे स्टंट बल्लेया, गिठ गिठ पाड़ दियां हिक्कां गोलियां, सानू नहीं ओ चाहिदे लाइसेंस बल्लेया। हर बच्चे से लेके बड़े तक एक ही आवाज निकलती थी, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और ये पंजाब की धरती पे थोड़ी दूर जहाँ कहते खालिस्तान बनाएंगे, इनकी ऐसी की तैसी बनाएंगे, इनको जवाब देना होगा कि आप भारतीय हो, आप पंजाबी हो, या आप खालिस्तानी हो। मैं जरूर सिख पंथ से हूँ, पर खालिस्तान का कभी नहीं बनने देंगे, ना बनेगा ना बनने देंगे। हमारी छाती के ऊपर बनेगा जब बनेगा। अगर इन्होंने खालिस्तान बनाना है सिर्फ तो सिर्फ पाकिस्तान में बनेगा जाके। जे DGP ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਵੇ, ਅਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਮੰਨ ਲਓ ਭਦਗੜ ਮੱਚ ਜਾਂਦੀ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਤੂਤ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ देना नहीं। तो अगर इनको खालिस्तान बनाना है तो सबसे पहले इनको इन सिखों के साथ डील करना पड़ेगा। तो इन्हीं सभी कारणों से खालिस्तान पॉसिबल नहीं है, और इसका भारत में कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। इसके ऊपर आपके क्या विचार हैं? प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं।